नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट। तो 15 अगस्त को मैं एक इंडिया को लेके एक वीडियो बनाने वाला था कि कौन कौन से वो चीज़ है, कौन कौन से वो अचीवमेंट्स है इंडिया को जिसको लेके हम प्राउड फील करते हैं। पर तभी ऐसा एक इंसिडेंट आता है जो कि मैं लिटरली इट बैफल्स मी और मैं वो वीडियो रिलीज़ भी नहीं कर पाया। और ये जो इंसिडेंट है, क्योंकि आरजीकर एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे मैंने बहुत बार विजिट किया, मैंने अपने पापा को बहुत बार वहाँ पे लेके गया था और मुझे आज भी याद है डॉक्टर्स वेर ए क्लास, बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स थे। आईसीयू जो है हमेशा किसी मंत्री के रिश्तेदार या फिर किसी और कोई वीआईपी व्यक्ति से जो है भरा रहता था और नॉर्मल इंसान को, जनरल इंसान को वहाँ पे आईसीयू में कभी भी चाहे कितना भी क्रिटिकल केस क्यों ना हो वहाँ पे दाखिला नहीं मिलता था। जबकि ये मंत्री के रिश्तेदार चाहे कुछ भी, मतलब कुछ सीरियस है भी नहीं, फिर भी वो आईसीयू में पूरा बेड जो है वो कैप्चर करके बैठे रहते थे और जो कि एक्चुअल नीड, जिनको एक्चुअल नीड है उनको वहाँ पे जगह नहीं मिलती थी। और आरजीकर के बाद काफ़ी सारे बहुत अच्छे अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं अपने पापा को लेके गया था। प्राइवेट हॉस्पिटल के हर डॉक्टर ने ये कहा कि ट्रीटमेंट जो हुआ वो ए क्लास हुआ, एग्जैक्टली जो चाहिए था, जो एग्जैक्टली जो हर रेपुटेड डॉक्टर, बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं वही उन्होंने किया। तो आरजीकर में जो डॉक्टर्स है, हैट्स ऑफ टू देम, ऑल ऑफ देम आर वेरी क्वालिफाइड, ऑल ऑफ देम आर ग्रेट इन देयर फील्ड। और बहुत बुरा लगता है जब ऐसे फील्ड में ये सब होता है एंड इट स्केयर्स मी अ लॉट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं इंडिया के पॉप, इंडिया के म्यूज़िक को लेके एक अपना ग्रुप बना रहा हूँ, आईवेव जिसका नाम दिया है। और वो उसका मेन मोटो ही है इंडियन आर्टिस्ट को मौका देना और ऑल ओवर इंडिया उनको, उनके टैलेंट को ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड करना और वहाँ पे जगह जगह पे शो करना। तो जब मैं खास करके जब मैं नॉर्थ ईस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ तो नॉर्थ ईस्ट के इतने सारे, मेनली जो है कि इंडिया की कितने तरीके की ब्यूटी है, इंडिया की ब्यूटी को मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया जो है वो दिखाना चाहता हूँ। तो इस तरीके केस से लिटरली इट स्केयर्स मी, क्योंकि अगर किसी लड़की के ग्रुप को मैं लेके आया किसी दूसरे इंडियन स्टेट में और वहाँ पे इस टाइप का वारदात होता है तो मैं उनके पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा। और जनरल पॉपुलेशन से मुझे ज़्यादा डर नहीं है, मुझे पता है कि जनरल पॉपुलेशन से ज़्यादा ये जो वीआईपी लोग हैं जो कि मंत्री से कनेक्टेड है या फिर किसी रिच फैमिली के कोई स्पॉइल ब्रैट, उनके नज़र में अगर कोई लड़की पड़ गई तो एक जनरल पॉपुलेशन, एक साधारण व्यक्ति के लिए ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचता है उनको डिफेंड करने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं और उसके बाद काफ़ी सारे कमेंट्स का जो है मैं एनालिसिस करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। भारत के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक को खंडहर में तब्दील कर दिया गया है तथा मेन गेट के सामने रात भर विरोध प्रदर्शन जारी रहा। 9 तारीख को भारत के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक, जहां 30 साल की एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या की घटना हुई, जो इस अस्पताल में काम करती थी, 36 घंटे काम करने के बाद सेमिनार रूम में सोती थी। सस्पेक्ट अस्पताल में 30 वर्ष की सिविक वॉलंटियर था और उसे कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही ये संदेह उत्पन्न हुआ कि हॉस्पिटल अथॉरिटीज निष्क्रिय प्रतिक्रिया दे रहे हैं, राजधानी नई दिल्ली सहित पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। ट्रेनी डॉक्टर्स अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर चले गए। इस बीच मेडिकल एसोसिएशन ने अपने 10 लाख सदस्यों से डिपार्टमेंट ऑफ विजन में हड़ताल पर जाने का आह्वान किया। We don't have washroom differently for girls. देश की औरतों के साथ ऐसा लग रहा है कि हम इतना पढ़ लिख के क्या अचीव कर रहे हैं। सेम ट्रीटमेंट हो रहा है, अनपढ़, गरीब, अमीर। भारतीय प्रधानमंत्री ने कड़ी सजा का वादा किया, लेकिन ये वादा प्रोटेस्टर्स के गुस्से को शांत करने के लिए पर्याप्त नहीं था। हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। भारत में 2012 में एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ बस में गैंग रेप किया गया था। एक भयानक घटना जिसमें एक कॉलेज स्टूडेंट पर हमला करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। ये भयानक घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। इसके बाद यौन अपराधों के लिए सजा को काफी कड़ा किया गया, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बदला। 2022 में यौन उत्पीड़न के 30,000 मामले सामने आए, जो औसतन प्रतिदिन 6 मामलों तक पहुंच गए। यौन उत्पीड़न पीड़ितों के कलंक और पुलिस के प्रति गहरे अविश्वास को देखते हुए अपराधों की वास्तविक संख्या बहुत ज्यादा होने का अनुमान है। 지금 바로 구독을 눌러보세요. 실시간 뉴스, 긴급 속보, 심층 분석까지. 신뢰할 수 있는 24시간 보도 채널 YTN 뉴스와 함께하세요. तो सबसे पहले डार्क 101 KR ने कमेंट किया कि रेप इंडिया में बहुत कॉमन चीज है एंड व्हाट्स इवन मोर फनीयर इज दैट द विक्टिम इज अ डॉक्टर। तो चाहे जितने भी प्रोटेस्ट हो, लेकिन विक्टिम के फैमिली के मेंबर्स ऑलरेडी मर्डर हो चुके हैं।
दैट्स इंडिया फॉर यू। तो तूने क्या कहा? व्हाट्स इवन मोर फनियर, मतलब ये रेप जो है, ये संगीन एक बहुत हीनियस क्राइम जो है, ये तेरे लिए फनी है। नो वंडर कोरिया तेरे जैसे चूतिए इंसानों से भरे है। इसीलिए तो तेरे देश में मिरियांग मिडिल स्कूल गैंग रेप जैसे केसेस होते हैं, जहां पे एक नहीं दो नहीं बल्कि 120 हाई स्कूल स्टूडेंट्स ने माइनर गर्ल्स को 11 महीने तक रेप किया। और जो बात बिल्कुल भी फनी नहीं है कि ये परपिट्रेटर्स जिन्होंने ये रेप किया, इनमें से बहुत सारे लोग जो है आज नॉर्मल जिंदगी बिता रहे हैं। कोरियन लॉ ने इनको कुछ नहीं किया। 120 मेल हाई स्कूल स्टूडेंट्स 11 महीने, इतने दिनों तक माइनर गर्ल्स को रेप किया। ये तो इंडिया में कभी नहीं हुआ। इंडिया तो छोड़ो, किसी दूसरे देश में भी, इनफैक्ट जिन देश में बिल्कुल भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वहां पे भी शायद ऐसा हुआ नहीं होगा। बहुत रेयरली किसी देश में ऐसा हुआ होगा। तो ये तुम्हारा देश है और ये तुम्हारे देश के चूतिया लॉ सिस्टम है। और तुम्हारा कमेंट देख के तुम्हारी जो मेंटेलिटी बाहर आ रही है, व्हाट्स इवन मोर फनियर, मतलब इस सिचुएशन में भी तुम्हें इंडिया को नीचे दिखाना है। ये नहीं कि सिचुएशन की ग्रेविटी, सिचुएशन की सीरियसनेस को समझना, बल्कि इस सिचुएशन को एज यूज करके ये तुम्हारे लिए एक फनी लग रहा है और ये सिचुएशन भी तुम एक देश को नीचा दिखाने के लिए यूज कर रहे हो। तो पता चलता है कि तुम्हारे देश के लोगों की मेंटेलिटी क्या है और ऐसे केसेस क्यों तुम्हारे देश में होता है, ये बिल्कुल साफ पता चलता है हमें। उसके बाद यूजर PQ5NN ने कमेंट किया कि रेप ऑफेंडर्स को डेथ पेनल्टी देना चाहिए, ओनली देन द क्राइम रेट विल डिक्रीज। सिर्फ डेथ पेनल्टी से काम नहीं चलेगा, उनको तरपा तरपा के मारना पड़ेगा। और रेप ऑफेंडर्स की क्या सजा होता है ये हर एडल्ट को जो है दिखाना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम फेक रेप एलिगेशंस के कितने सिवियर पनिशमेंट हो सकता है वो भी हर नागरिक को देखना चाहिए, ताकि ये केसेस भी ना हो। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे केसेस में, रेप केसेस में भी अच्छे से जांच पड़ताल करके जब ये प्रूव हो जाए, वंस इट्स प्रूवन कि हाँ सच में जो है रेप केस हुआ है, ये कोई फेक रेप एलिगेशन नहीं है, उस टाइम पे हार्शेस्ट कैपिटल पनिशमेंट जो है रेपिस्ट को मिलना चाहिए। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जहाँ पे लड़का लिटरली 100% इनोसेंट है, बट फेक रेप एलिगेशंस के लिए काफ़ी सफ़र किया है। और इस फील्ड में जो है लड़कियों को भी समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से एक रेप केस, मतलब इंडियन सोसाइटी में बहुत सालों तक, अभी तो हालांकि बहुत चेंज हो गया है, लेकिन आज भी बहुत सारे जगह में और पिछले कई सालों तक जो है ये चलता रहा कि एक लड़की का जब रेप होता है तो उसके बाद भी जो है विक्टिम को ही ज़्यादातर लोग ब्लेम करते हैं। और जो परपिट्रेटर है उनको ब्लेम करने के जगह लड़की को, जो विक्टिम है एक्चुअली, जिनको सिंपैथी चाहिए होता है, सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग चाहिए होता है, उनको ब्लेम करते हैं बहुत सारे सोसाइटी के लोग। एट द सेम टाइम यही लोग हैं जब कोई एक आदमी के ऊपर फेक रेप एलिगेशंस लगते हैं और वो आदमी निर्दोष साबित भी हो जाता है, कोर्ट में उसको बरी कर देते हैं, कोर्ट में ये प्रूव हो जाता है कि उन्होंने जो है कुछ नहीं किया है, वो बेकसूर है, वो बिल्कुल इनोसेंट है। वो होने के बावजूद भी जो है ये सोसाइटी के लोग तो है ही, प्लस कॉर्पोरेट ओनर्स, कहीं पे उनको जॉब नहीं मिलता और सोसाइटी के जो लोग हैं ये उसी को जो है ब्लेम करते हैं। जबकि जिन्होंने फेक रेप एलिगेशंस किया है वो परपिट्रेटर था उस केस में, और जिनके ऊपर ये रेप के आरोप लगे हैं वो विक्टिम है, तो ही डिजर्व सिंपैथी। लेकिन सोसाइटी के ये लोग हमेशा विक्टिम को ब्लेम करते हैं, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। रेप केसेस में लड़की ज़्यादातर जो है ये विक्टिम ब्लेमिंग जो है फेस करती है, और फेक रेप एलिगेशंस में मर्द जो है, लड़के इस सोसाइटी के हार्श बिहेवियर का, और सोसाइटी तक ही लिमिट नहीं है, कॉर्पोरेट्स उसको जॉब से निकाल दिया जाता है, उसको जॉब में वापस भी नहीं लिया जाता है। तो ये इस हाई टाइम वी चेंज सोसाइटी को, चीज़ों को एक नैरेटिव से हम नहीं देख सकते। हम जब देखते हैं तो बैलेंस तरीके से देखना चाहिए। उसके बाद पीटर चोली 1907 ने लिखा है कि नॉट सरप्राइजिंग, दैट्स हाउ एवरीडे लाइफ इज इन इंडिया। उसके बाद शेम 3547 ने कमेंट किया कि बेसिकली ये एक ऐसा देश है जिसमें कोई कैरेक्टर एजुकेशन नहीं है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि कैरेक्टर और एजुकेशन तो हमारे देश में बहुत अच्छा था, बट प्रॉब्लम ये हुआ है कि अभी हमारे देश में एक खिचड़ी बना हुआ है। वेस्ट से आधा चीज़ आ गया है, वेस्ट से जितने गंदे चीज़ है वो आधा आ चुका है, और साथ में अभी भी जो है सोसाइटी कंजर्वेटिवनेस है वो भी आधा है, जिससे ऐसे क्राइम्स बहुत सारे केसेस में बढ़ावा मिलता है। जिसको वेस्ट में और कोरिया में भी अभी वेस्ट को जिस तरीके से उन्होंने फॉलो किया है, तो सेक्स वहाँ पे इजीली अवेलेबल है। तो कई मायनों में ज़्यादातर वेस्टर्न आदमियों की मेंटेलिटी और उनके जो कैरेक्टर है वो काफ़ी बदतर है इंडियन से। लेकिन एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन अभी बन चुका है इंडिया में जो कि
इंडियन कंजर्वेटिव सोसाइटी के लिए, उनके लिए सेक्स इजीली अवेलेबल नहीं है, पर एट द सेम टाइम वो वेस्टर्न देशों से उनके कल्चर, उनके पोर्नोग्राफी सब कंज्यूम कर रहे हैं। तो एक तरीके से वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न जो गंदगी है उससे एक्सपोज हो रहा है। दूसरी तरफ जो इंडियन कंजर्वेटिव सोसाइटी है उसके लिए उसको फिजिकल इंटीमेसी भी नहीं मिल रहा है, जिसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हो जाता है। अभी इंटरनेट के ज़माने में इस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर चाइना कर सकता है तो इंडिया भी कर सकता है। चाइना जिस तरीके से ये पोर्नोग्राफी, वेस्टर्न कंटेंट, वेस्टर्न वल्गर कंटेंट को जिस तरीके से कंट्रोल किया है, इंडिया को भी वो करना चाहिए, इनफैक्ट और भी ज़्यादा करना चाहिए। और अगर हम एक चीज़ को फॉलो करें, प्रॉपरली सनातन कल्चर को फॉलो करें, तो ये सब चीज़ बहुत ही कम होगा और उससे सत्ययुग वाली जो एनवायरनमेंट थी, हो सकता है कि फिर से वो इंडिया में वापस आ जाए। उसके बाद यूज़र UB6WW ने लिखा है कि मैं एक कोरियन महिला को जानता था जो कि इंडिया में ट्रैवल कर रही थी, वो भी अलोन, और मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि अगर आपके दुश्मन भी इंडिया जैसे देश में जा रहे हैं तो उनको रोकना चाहिए, एटलीस्ट वंस यू शुड ट्राई टू स्टॉप देम। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि हाँ, आप दुश्मन को या फिर किसी को भी स्टॉप कीजिए, बट अभी जो मैंने चीज़ देखा कि जो कोरिया में हो रहा है, उससे मैं अगर किसी भी बच्ची लड़की को कोरिया जाते हुए देखता हूँ तो डेफिनेटली मैं स्टॉप करूँगा। और ये नहीं कि ये सिर्फ एक केस के बारे में बात कर रहा हूँ, इनफैक्ट कोरियन ड्रामा के एक लीडिंग एक्टर, एक लीडिंग सेलिब्रिटी, और ये एक्चुअली एक बहुत बैंड का भी एक मेंबर है, एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी है, ये भी माइनर लड़कियों को जो है सेक्सुअली मैसेज करके, ये सब हरासमेंट करके, ऑनलाइन ये सब चीज़ लीक करके, ये भी आज बहुत बढ़िया, मतलब फ़ैन फॉलोइंग भी है और कुछ खास हुआ नहीं इनको। जिस देश में एक सेलिब्रिटी भी ये सब करके खुलेआम बहुत शान से घूम सकता है, वो देश कैसा होगा वो इसी से बहुत अच्छी तरीके से पता चलता है। तो कोई भी मिडिल स्कूल के लड़कियां हो, बच्चियां हो, कोरियन लड़कों से तो भाई बचा के ही रखो। उसके बाद नोना TX8GT ने लिखा है कि इंडिया एक अनसिविलाइज देश हो सकता है, पर जिस तरीके से लोग एंग्री है, जिस तरीके से लोग गुस्से में हैं और जिस तरीके से वो ये फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है इज़ फार बेटर देन इस्लामिक कंट्रीज़। जिसके रिप्लाई मैंने लिखा है कि उस हिसाब से तो इंडिया फिर तुम्हारे ही लॉजिक के हिसाब से कोरिया से भी बेटर है, क्योंकि कोरिया में मैं किसी भी इतने सारे जो केसेस हुआ, ये सारे रेप केसेस वहाँ पे लेके इस तरीके का आउटब्रेक, इस तरीके का प्रोटेस्ट, इस तरीके का गुस्सा लोगों में, वो तो मैंने नहीं देखा कभी। उसके बाद यूज़र DF ने लिखा है कि एक सोसाइटी जो कि ये सब टॉलरेट करता है, जबकि वो जानते हैं कि उनके स्टेट के मुख्यमंत्री जो है वही इस केस में इन्वॉल्व है। अभी मैं जो बोलूँगा उससे कई सारे लड़कियों को ख़राब लग सकते हैं, बट मैंने अप क्लोज ये चीज़ फील किया है। मुझे पता नहीं कि मैं गलत हूँ कि नहीं, बट मैंने जितने भी लोगों से इंटरेक्ट किया है मेरे स्टेट में, वहाँ पे मैंने एक ही चीज़ नोटिस किया है कि सब लड़के जो है, अगर मैं मुल्ले लोगों को छोड़ दूँ, अगर जो जितने भी हिंदू लड़के हैं उनमें से 80 to 90% हेटेड ममता बनर्जी। जब CPIM था, CPIM में कुछ अच्छा रूल नहीं था, वहाँ पे बहुत सारे पावर कट होते थे, बहुत करप्शन होता था। ठीक है, चलो शुरू में जो है हमने सोचा कि एक नए पार्टी को वोट दे के देखते हैं, तब किसी को भी पता नहीं था कि अल्टीमेटली जो है ये TMC कैसी पार्टी होगी। तो शुरू में जो है बहुत सारे लोगों ने वोट किया था, तो आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन जब उन्होंने बंगाल को जो है खोखला करना शुरू किया, उसके बाद 80 to 90% लड़कों में ही मैं देखता था कि ममता बनर्जी को लेके काफ़ी सारा आक्रोश था उनमें। तो सवाल ये है कि जब 80 to 90% हिंदू लड़कों में ममता को लेके इतने रिजर्वमेंट था, जब वो वोट दे रहे हैं तो दूर की बात, मतलब लिटरली वो कैसे किस तरीके से जो है इनको जल्दी से जल्दी उनको हटाया जाए वो सोचते थे। तो फिर ये ममता बनर्जी इतने सालों तक बंगाल में कैसे पावर में टिका रहा, तो वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी हिंदू लड़कों से बात किया है सबका रिएक्शन वैसा ही था। लेकिन जब भी मैं किसी लड़की से पूछता था कि आप ममता को सपोर्ट करती है या किस को वोट करेंगे इस बार, तो उनका हमेशा कहना था, लड़कियों का कहना था कि हम तो भाई ममता को ही वोट करेंगे क्योंकि वो एक महिला है, इसीलिए हम वोट करेंगे। एंड मुझे सीरियसली इतना गुस्सा आता था कि अब ये क्राइटेरिया है कि अब जेंडर के बेसिस पे आप वोट करेंगे उन्हें। वो क्या कर रहा है अपने देश के लिए, क्या कर रहा है अपने स्टेट के लिए, ये ना देख के वो सिर्फ महिला है, सिर्फ इसीलिए आप उनको वोट करेंगे। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि क्या होता है जब आप सिर्फ जेंडर के बेसिस पे किसी को वोट देते हैं। लड़कियों को बहुत अच्छी, इस हाई टाइम वी होल्ड गर्ल्स अकाउंटेबल। अगर हम उनको इन चीज़ों में अकाउंटेबल नहीं ठहराते हैं तो वो फिर सेम गलती दोबारा कर सकते हैं। इनफैक्ट मुझे तो अभी भी डाउट है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी, पहले तो शेख शाहजहां का केस हुआ
जहाँ पे एक नहीं बहुत सारे महिलाओं पर जो है रेप किया गया। उसके बाद अभी ये केस, इसके बावजूद भी एक मेजर सेक्शन ऑफ महिलाएं हैं जो सिर्फ कन्याश्री की 500,000 के लिए खुद को बेच देगी, खुद के वोट को बेच देगी और दोबारा इसी ममता बेगम को वोट करेगी। और ये सिर्फ रेप नहीं, अभी तो ये अगर ये सरकार जो है और 5 सालों तक रहा तो वेस्ट बंगाल का हाल भी बांग्लादेश जैसा ही होगा। उसके बाद यूजर CF8 ने कमेंट किया है कि हाउ लकी आई एम टू नॉट हैव बीन बॉर्न इन इंडिया, जिसके रिप्लाई मैंने लिखा है कि सेम गोज हियर कि वी आर वेरी लकी दैट यू आर नॉट बॉर्न इन इंडिया। उसके बाद यूजर JS ने कमेंट किया कि rather than being put to death, criminals like this should be flogged in front of the people every day in the square until they live out their lives and know what never ending pain feels like। उसके बाद यूजर BF2 ने लिखा है कि हमारे देश को भी ऐसे ही प्रोटेस्ट करना चाहिए टू स्ट्रेंथन पनिशमेंट फॉर मर्डर, सेक्सुअल असॉल्ट, फ्रॉड एंड असॉल्ट। जो लोग हमारे देश को दीमक की तरह खा रहे हैं उनका कुछ भी नहीं हो रहा है, और जो लोग नॉर्मल लोग हैं, जो लोग जनरल पॉपुलेशन है, वो बस खा के सोते हैं, देश के लिए वो कुछ कर नहीं रहे हैं। उसके बाद 006223 ने कमेंट किया कि ये चीज़, ये सिचुएशन हर देश में सेम ही है। उसके बाद यूजर OE5MM ने कमेंट किया कि बैड गाइज आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे आर रियली बैड गाइज एंड दे विल बी पनिश्ड फ्रॉम हेवन। उसके बाद यूजर IK ने कमेंट किया कि सेक्सुअल असॉल्ट क्रिमिनल्स के माथे पे टैटू कर देना चाहिए, उनके पूरे फेस टैटू से कवर कर देना चाहिए और रेपिस्ट लिख देना चाहिए, और ऐसा टैटू होना चाहिए जो कि वो कभी इरेज ना कर पाए। अनफॉर्चुनेटली अभी प्लास्टिक सर्जरी के ज़माने में बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी है जिससे टैटूज वगैरह इजीली रिमूव किया जा सकता है। अगर वो नहीं होता तो डेफिनेटली दिस वुड हैव बीन अ गुड आइडिया। उसके बाद Sihun48 ने कमेंट किया कि इंडिया में फिर भी लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में कोई एक शब्द भी नहीं बोल सकता इसके अगेंस्ट। आवर कोरियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर इन ग्रेट पेन इन नॉर्थ कोरिया। उसके बाद मैडबिल YD8FG ने कमेंट किया है कि वेल इन द मिरियांग केस एक ग्रुप था जो कि टर्न लेके एक लड़की को रेप करते रहे। इनफैक्ट एक नहीं, बहुत सारे लड़कियां थे, मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स थे, एंड द परपिट्रेटर्स आर स्टिल लिविंग वेल। आज तक भी उन्हें कुछ हुआ नहीं है और कोरियन सोसाइटी में वो बहुत आसानी से, बहुत आराम से जो है जी रहे हैं। उसके बाद Run4535 ने कमेंट किया है कि जिस तरीके से हमारे देश में क्रिमिनल को सज़ा होती है, द जस्ट एज क्रिमिनल्स इन आवर कंट्री आर पनिश्ड हार्शली, इंडिया में भी वो चीज़ होगा, इट विल बी सिमिलर इन इंडिया टू। तो ये मिरियांग केस से, ये जो केस मैंने कहा, ये ऐसे बहुत सारे केसेस है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक केसेस है। तो इससे तो बिल्कुल साफ पता चलता है कि साउथ कोरियन जुडिशियरी सिस्टम में एक बहुत बड़ा लूप होल है जो कि क्रिमिनल्स को ढकती है, उनको एक अच्छा लाइफ देती है। पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मुझे पता नहीं कि है कि ये सच में कोरिया में ऐसा ही है कि नहीं। एक चीज़ जो कि मैंने नोटिस किया है कि मैंने बहुत सारे कोरियन ड्रामास देखे हैं, और इंडिया में जैसे एक की थीम, एक मेन थीम होता है कि किसी को जेल में पकड़ के ले गया और अक्सर वो कैदी जो है छूट जाता है। ये मेजॉरिटी इंडियन फिल्म्स में ऐसे ना ऐसे कोई सीन्स होते ही थे, आज भी होते हैं। तो ये बहुत कॉमन था इंडियन फिल्म्स में। लेकिन कोरियन ड्रामाज में, जितने भी कोरियन ड्रामाज देखे, वहाँ पे एक क्रिमिनल जब पुलिस उसे हिफाजत में लेती है और वो जेल में जाता है, तो आपको बहुत सारे सिचुएशंस में लगेंगे कि अब ये स्टोरी को रोल आउट करने के लिए, स्टोरी जब आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वो कैदी छूट जाएगा जेल से। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक बार साउथ कोरियन पुलिस में अगर किसी ने किसी कन्विक्ट को पकड़ लिया तो पूरे ड्रामा में वो फिर जेल में ही रहते हैं जब तक उसे प्रॉपर लीगली कोर्ट छोड़ नहीं देती है। वो हमेशा हिफाजत में ही रहता है, वो हमेशा जेल में ही रहता है। और किसी भी ड्रामा में ऐसा नहीं दिखाया गया है कि किसी भी तरीके से पुलिस को मार के या फिर पुलिस को चकमा दे के कैदी जो है वो फरार हो गया है। तो ये इंडियन फिल्मों में होता है क्योंकि इंडिया में सच में ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे सच में कैदी जो है फरार हो जाता है। लेकिन शायद, मुझे लगता है कि, मुझे पता नहीं है कितना सच है, बट शायद साउथ कोरिया में एटलीस्ट जो अरेस्टेड कैदी है वो भाग नहीं पाते हैं, इसलिए उनके इतने सारे ड्रामाज में इतने सारे कन्विक्ट्स जो जेल में गए थे, मैंने एक सीन भी ऐसा नहीं देखा जहाँ पे वो जेल तोड़ के या फिर पुलिस को चकमा देके किसी तरीके से भाग गए। एक बार जेल में चले गए मतलब वो फॉरएवर जेल में ही है, किसी तरीके से वो जो है फरार नहीं हो पाता है। तो ये शायद, मुझे पता नहीं, जो कोरिया में रहते हैं वो मुझे ज़्यादा बेटर बता पाएंगे कि क्या ये सच में जिस तरीके से वो ड्रामा में दिखाते हैं ऐसा क्या सच में है कि पुलिस को, इनफैक्ट छोटा सा देश है तो डेफिनेटली मैनेज करने के लिए काफ़ी आसान होता है। बट ये चीज़ तो मैंने देखा है। तो जो भी मैं देखता हूँ, मैं ऑनेस्टली, मतलब किसी भी एकदम बायस्ड आंखों से नहीं देखता कि हाँ हर चीज़ नेगेटिव ही बोलना है।
बट ये एक दो चीज़ जो छोटी छोटी चीज़ मैं पॉजिटिव देखता हूँ वो भी मैं मेंशन करता हूँ। तो ये मुझे आप जिसको नॉलेज है मुझे ज़रूर बताइएगा कि सच में क्या साउथ कोरिया में ऐसा है कि एक बार किसी को अरेस्ट कर लिया तो वो फिर छूटता नहीं है, वो किसी भी तरीके से भाग नहीं पाता है। तो आज का वीडियो जो है यहीं पे ख़त्म करूँगा, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।